हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सारी अच्छे होंगे। बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है आपसे। पिछली बार मैंने वीडियो बनाई थी आपके लिए, वो काफ़ी हाईली मोटिवेटेड थी। मुझे लगता है आपके लिए काफ़ी लोगों के कमेंट आए थे, बहुत अच्छा लगा आपने हमें कमेंट किया। पिछली बार की जो वीडियो थी, अगर आपने नहीं देखी तो मैं बता दूँ, वो थी हाई रैंक के। यदि आपकी जेई मेंस में काफ़ी हाई रैंक आई है और आप क्वालिफाई नहीं हुए एडवांस के लिए और परसेंटेज आपकी अच्छी नहीं आई और आप सोच रहे हैं कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाएगा, तो मैं इसके बेसिस पर आपको कुछ पॉइंट्स एक्सप्लेन किए थे आपके सामने। तो आप वो जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, यहाँ पे आई बटन पे आपको मिल जाएगी। तो आज मैं जो वीडियो बनाने वाला हूँ या बता रहा हूँ आपको, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, वो है यदि आप काउंसलिंग में बैठे हैं अगर बैठेंगे आप, तो उसमें रिक्वायर्ड होने वाले कॉमनली डॉक्यूमेंट जो सब जगह यूज होते हैं आपके भी काउंसलिंग में। यदि आप कॉलेज में जा रहे हैं तो वहाँ पे काउंसलिंग के जरिए तो किन किन डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट होती है, किन किन डॉक्यूमेंट्स को आपको चाहिए, उन डॉक्यूमेंट को आप बनवा लें यदि नहीं है आपके पास। तो उन्हीं सबको मैं बताने वाला हूँ और ये वीडियो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। लास्ट के 2 पॉइंट जो इस तरीके के हैं वो आपको यूट्यूब पे किसी भी वीडियो में नहीं मिलेगा। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैंने अपनी काउंसलिंग के समय देखे थी। आप देखते ही हैं कि स्टूडेंट जो है वो काफ़ी पूरी A to Z वीडियो को सर्च करके देख लेते हैं किस तरीके के, जब वो काउंसलिंग में जब जुड़ते हैं या करवाना चाहते हैं अपने एडमिशन के लिए। तो मैंने भी देखी थी, लेकिन ये 2 मिसिंग पॉइंट जो है वो आपको नहीं मिलेंगे। वो मैं बता दे रहा हूँ आपको, आगे आके आपको बता दूंगा मुझे, जो मैंने बाद में मुझे दिक्कत हुई। और एडमिशन बता देता हूँ इसी के साथ। तो पहला जो डॉक्यूमेंट है आपको आधार कार्ड। ये तो डॉक्यूमेंट जनरली कह सकते हैं कि इसमें क्या है कि आधार कार्ड है। एक चीज़ आप ध्यान रखिए, यदि आपके आधार कार्ड में नेम मिस्टेक है, आपकी डेट ऑफ बर्थ मिस्टेक है, यदि आपके फादर की नेम में मिस्टेक्स है, स्पेलिंग में मिस्टेक है, तो आप उसे जल्दी से जल्दी जाके सही करवा दें, क्योंकि ये आगे जाके फिर कह सकते हैं आपके स्कॉलर कह सकते हैं उसमें आपको रुकावट डाल सकती है थोड़ी बहुत। ऐसा होता है, काफ़ी मैंने स्टूडेंट देखे, अपने फ्रेंड्स देखे, उनके जो स्कॉलर में रुकावट होती है। तो आप सबसे पहले अपने आधार कार्ड को बिल्कुल आपकी मतलब 10वीं की कक्षा में आपकी जो मार्कशीट आई होगी उससे बिल्कुल क्लियर ही मैच कर लें और उसी तरीके से उसे कन्वर्ट कर लें उसमें, और पूरी जो मिस्टेक्स है उनको हटा दीजिए। ये तो हो गई आपकी आधार कार्ड की बात। ये सभी पॉइंट आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं एक्सप्लेन करता जाऊँगा क्यों ये जो डॉक्यूमेंट है आपको किस तरीके से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगली बात करिए रिजल्ट। अगर रेई का आपने एग्जाम दिया है और काउंसलिंग में तो बैठे ही रहे हैं आप, तो आप उसका एक प्रिंट आउट निकलवा लें, एक नहीं 2 निकलवा लें, जिससे बाद में जाके कोई दिक्कत ना हो। और ये तो जो इसमें आप काउंसलिंग कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या आपको चीज़ों का ध्यान रखना है। तो यदि आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे उस वेबसाइट पे जिस कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं या जो कॉलेज आपको काउंसलिंग में मिला है, तो उसका एप्लीकेशन फॉर्म जरूर आप प्रिंट आउट निकलवा लें, एक नहीं 2 निकलवा लें। जनरली मैं सबको मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ इन सबके 2 आप प्रिंट आउट निकाल के रख लें पहले से, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आप जानती हैं, मैं बता देता हूँ नहीं है तो ये एप्लीकेशन फॉर्म आप रखें उस वेबसाइट का जहाँ पे आप एडमिशन के लिए कॉलेज में अप्लाई किया है। और एप्लीकेशन फॉर्म आपका जेई का भी होगा और उसका एडमिट कार्ड भी होगा। इन दोनों का आप प्रिंट आउट निकालें और अपने पास रख लें, ठीक है। ये भी आपके, क्योंकि उसमें एडमिट कार्ड में आपका रोल नंबर होता है, तो वो भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। रोल नंबर ज़्यादा ये कहा जाए आपका एप्लीकेशन नंबर होता है। आप अगर कॉलेज का फॉर्म भरेंगे तो उसमें मैं बता दूं उसका एप्लीकेशन फॉर्म आप प्रिंट आउट निकलवा लेना, ये जिस वेबसाइट मतलब कॉलेज में आपने फॉर्म भरा है उसका। अब बात कर लीजिए फी रिसीप्ट। देखिए भाई, आपने यही बात मैं बता देता हूँ, काउंसलिंग इसमें होता है कि आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट काउंसलिंग के बाद साथ ही में एक पे करना पड़ता है आपकी सीट को रिजर्व करने के लिए। जैसे कि आप बस में जाते हैं या ट्रेन में जाते हैं तो आपको रिजर्व पहले से रिजर्वेशन करवाना पड़ता है कि सीट आपकी बुक हो जाए। इसी तरीके से आप काउंसलिंग में यदि बैठेंगे तो आपको काउंसलिंग में कॉलेज मिलने के बाद आपकी जो कॉलेज चाहते थे या नहीं मिला, अगर मिल गया है और ब्रांच भी मिल गई तो उसे लूज़ ना करें। यदि आप सभी स्टूडेंट हैं, आप बिल्कुल निश्चय कर लिया है कि आप कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो जल्दी से जल्दी आप उस जो एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है वो कॉलेज मांगता है या उस काउंसलिंग में कहा गया होता है, एक पर्टिकुलर अमाउंट उस कॉलेज को पे कर दीजिए, जिससे आपकी सीट जो है वो रिजर्व हो जाए। तो आप ये कर लें और उसकी रिसीप्ट जरूर निकालें, क्योंकि आगे जाके बच्चे खो देते हैं। ये चीज़ तो है कि उस वेबसाइट पर जिस काउंसलिंग में आपने पार्टिसिपेट किया है उनके पास आपका डेटा होगा, लेकिन बाद में जाके वो दिक्कत पैदा करता है, वो गिच पिच हो जाती है। तो रख लें आप पहले से उसकी रिसीप्ट निकलवा के 1-2, ठीक है। जैसे कि मैं पर्टिकुलरली अब एग्जांपल दे देता हूँ आपको कि यूपीटीयू, आजकल वो AKTU हो गया। AKTU की वेबसाइट पे क्या होता है कि AKTU की वेबसाइट पे आप यदि कह सकते हैं यूपी में जो काउंसलिंग होती है वहाँ पे अगर आप काउंसलिंग में बैठते हैं और आपको कॉलेज मिल जाता है और ब्रांच मतलब किसी कॉलेज में सीट मिल जाती है, तो पर्टिकुलरली आपको 20,000 रुपये जो है वहाँ पे आपको पे करने पड़ते हैं। पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है आपको 1-2 दिन का, उसमें पे करने पड़ते हैं, जिससे आपकी सीट जो है वो रिजर्व हो जाए और फिर आप उसे मतलब आपके लिए और कोई उस सीट पे एलिजिबल ना हो, ठीक है। इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि फी रिसीप्ट जरूर निकलवा के रख लें आप। एक नहीं के बाद 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ये तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा है।
तो इनके भी ओरिजिनल लेके जाना जब आप कॉलेज में जाओ, और इसके प्रिंट आउट भी लेके जाना। इसके बाद आता है इनकम सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। एक्चुअली आप कास्ट सर्टिफिकेट भी इंपॉर्टेंट एक प्रकार का होता है कि वो आपको एक डिफाइन कर देते हैं आप इस कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, तो उसके स्कॉलरशिप में काफ़ी यूज़फुल होता है। इनकम सर्टिफिकेट होता है कि कितनी आपकी फैमिली इनकम है, उसके बेसिस पे भी आपको स्कॉलरशिप मिलती है। काफ़ी कॉलेज में होती है, लगभग सभी कॉलेज में होती है, तो आप इनका भी ध्यान रख लें और इनको बनवा लें पहले से। अब ये बच्चे कहते हैं कि ये बनाते नहीं है, स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बनवाते नहीं हैं, काफ़ी दिक्कतें आती हैं उनको, इसलिए मैं आपको पहले से रिकमेंड कर दे रहा हूँ कि आप इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एक प्लेस सर्टिफिकेट भी होता है जिसे निवास प्रमाण पत्र कहते हैं, उसको भी बनवा लें आगे जाके, वो भी यूजफुल हो। ठीक है, अब इसके बाद होगी पासबुक की फोटोकॉपी निकलवा के रखें। अकाउंट होगा आपका, पेरेंट्स का होगा, यदि आपका है तो आपका नहीं है तो आप खुलवा लें, क्योंकि वो स्कॉलरशिप में फिर काफ़ी दिक्कत होती है। यदि नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, और तभी चल जाएगा। आपका पासबुक की फोटोकॉपी आपके पेरेंट्स का है, उसके आपके पिताजी के अकाउंट में वो पर्टिकुलर स्कॉलरशिप का अमाउंट आपका आएगा, तो उसके लिए पासबुक की फोटोकॉपी भी आप लेके चलें साथ में। ठीक है, इसके बाद है गैपिंग सर्टिफिकेट। गैपिंग सर्टिफिकेट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट है, अगर आप नहीं जानते इसके बारे में तो मैं आपको बता देता हूँ। यदि आपने 12th में आपका जेई नहीं हुआ, इसके बाद आपने ड्रॉप लिया। जनरली ड्रॉप लेने के बाद क्या होता है कि आपको ड्रॉप ईयर के बाद आप ड्रॉप ईयर हुआ कॉलेज, तो आप सीधे कॉलेज में जाके एडमिशन नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? एक्चुअली ये क्या होता है, वो पूछना चाहते हैं कि आपने 12th के बाद एक साल जो गैप लिया है, आप 12th में नहीं निकाल पाए उस एग्जाम को या एडमिशन नहीं लिया है, तो आपने जनरली किया क्या आप कह सकते हैं। तो उसके लिए एक सर्टिफिकेट बनता है, इसे हम कहते हैं गैपिंग सर्टिफिकेट। गैपिंग सर्टिफिकेट में एक रीजन, वैलिड रीजन लिखा होता है कि क्या किया आपने इस एक साल में, किस कारण आपने ये एक साल अपना पेंट किया और क्या क्या सीखा, ये वो तो बात की बात है, लेकिन ये जरूर कहते हैं उसमें कि आपने एक रीजन, वैलिड रीजन लिखना होता है कि आपने क्या किया एक साल में। ये आप गैपिंग सर्टिफिकेट जनरली इसमें इंपॉर्टेंट नहीं होता है, सभी जगह होता है। जानते हैं कि अगर आपने मान लो 2021 में आपने अपनी 12th कंप्लीट कर ली, इसमें नहीं निकला, इसके बाद आपने 2022 में अपना एक रिविजन ले रहे हैं, मतलब तो वो पूछेगा, जनरली पूछ ही लेगा कि मतलब एक साल आपने क्या किया, तो उसके लिए ये गैपिंग सर्टिफिकेट बनता है। अब मैं आपको वो लास्ट पॉइंट बता दे रहा हूँ जो आपको क्या कहते हैं आगे चल के दिक्कत ना हो आपको। ये जनरली क्या होता है कि हम इन जो मिडिल क्लास के बच्चे होते हैं, सजेशन दिया जाता है काफ़ी लोगों के, जो बड़े भाई बहन या कह सकते हैं रिश्तेदार होते हैं, तो यदि एक बंदा ड्रॉप ले लेता है, उसका मन है, मतलब ड्रॉप है, जेई के लिए प्रिपरेशन करना है, उस बंदे ने ड्रॉप ले लिया, तो जनरली कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पर्टिकुलर स्ट्रीम में या कह सकते हैं पर्टिकुलर कोर्स को ज्वाइन कर लेते हैं और अपनी प्रिपरेशन जो है वो साथ में फोकस उसका उनका जो स्टूडेंट्स का होता है वो अपनी जेई की प्रिपरेशन में ही होता है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं प्लान बी की तरह के, मतलब इसमें यदि नहीं हुआ तो मैं वो ज्वाइन कर लूँगा, और ऐसा कुछ होता नहीं है। कभी कभी ज़्यादातर स्टूडेंट तो मैंने यही देखे हैं कि जो अलग कोर्स ज्वाइन किया है उसे छोड़ ही देते हैं और इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लेते हैं यदि उनको करना ही है तो। अब यहाँ पर एक बात ये आती है कि आखिर इसमें दिक्कत क्या है। दिक्कत इसमें ये है, यदि आपने उस कोर्स में इनरोलमेंट कर लिया, मतलब ज्वाइन कर लिया, जैसे लाइक मैं बता देता हूँ बीए या बीएससी में, ठीक है, तो उसमें दिक्कत ये आती है यदि आपने उसमें स्कॉलरशिप भर दी। स्कॉलरशिप भरने के बाद ऐसा होता है कि आप रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो आपके आधार से लिंक्ड हो जाता है। तो जनरली ये सरकार का कहना है कि यदि आप एक ही जगह से दो मतलब ऐसा नहीं होता है, मेरा इतना इस पर डिटेल में तो मेरा इन्फॉर्मेशन नहीं है मुझको, लेकिन मैं आपको जनरली कुछ दोस्तों के साथ मेरे कुछ दोस्तों के साथ ऐसा हुआ है तो मैं बता देता हूँ। कुछ दोस्त थे जो हमारी बीएससी कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया कि जब वो रजिस्ट्रेशन करवाने गए अपनी स्कॉलरशिप के लिए, तो वहाँ पे वो पहले से बता रहा था कि आपका रजिस्ट्रेशन जो है स्कॉलरशिप के लिए वो हो चुका है। जनरली हम लोग यूपी से थे, यूपी की एक स्कॉलरशिप होती है यूपी सरकार के लिए, तो उसमें बताया जा रहा था कि आपका पहले से जो है स्कॉलरशिप फॉर्म भर चुका है। जनरली ऐसा तब होता है क्योंकि आपने जब पहले कोर्स इनरोल कर लिया था तो वही रजिस्ट्रेशन नंबर आपका उस स्कॉलरशिप में बताता है, क्योंकि आप वही स्कॉलरशिप आपने दूसरे कोर्स के लिए ली थी, लेकिन आपने वो स्कॉलरशिप ली थी, तो वो ऐसा समझता है कि आप अभी भी उस बीएससी के कोर्स में हैं और आप वहाँ से भी क्या कहते हैं एक स्कॉलरशिप ले रहे हैं दोनों जगह से, तो उसके लिए उसमें थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो मैं आपसे पहले ही कहना चाहता हूँ कि आप यदि बीएससी कर नहीं, आपने एडमिशन ले लिया, बीएससी कर रहे थे, आपने एनरोलमेंट कर लिया था ड्रॉप ईयर में और आप तैयारी किए, आपको इंजीनियरिंग कॉलेज मिल गया आपको, लेकिन आप उस बीएससी के कोर्स को छोड़ आए हैं, कैंसिल कराए हैं, लेकिन एक चीज़ जरूर होती है, यदि स्कॉलरशिप आपको मिल गया तो आप अपने जो जल्दी नगर पालिका का कार्यालय होता है जहाँ पे ये सब चीज़ें होती हैं, यदि मिलती है, वहाँ पे जाके इस कैंसिलेशन करवा दें उसका, जिससे मतलब उस स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन का कि मैं इसमें अब कोर्स में इन्रोलमेंट नहीं हूँ और मैं ये स्कॉलरशिप अब नहीं ले रहा, जिससे आपको वो जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है आपका वो हट जाएगा
और आप इसमें क्या कह सकते हैं कि इनरोलमेंट कर सकते हैं फिर स्कॉलरशिप में। जनरली ये चीज़ें आपको कुछ स्टूडेंट्स को नहीं पता होती हैं और बाद में जाके वो 1 साल की अपनी स्कॉलरशिप छोड़ देते हैं इसी रूल की वजह से जो है यूपी गवर्नमेंट का। तो जो मेरी इंटेंसिटी थी आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए वो मैंने आपको बता दिया है कि आप उस इनरोलमेंट नंबर जो है रजिस्ट्रेशन नंबर स्कॉलरशिप के लिए उसे हटवा दें तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यूज़फुल हो जाएगी वो चीज़। तो इन सभी डॉक्यूमेंट को आप अपने पास रख लें तो आपके लिए काफ़ी मतलब यूज़फुल होगा ही, इन्फॉर्मेटिव होगा और दिक्कत नहीं होगी ज़्यादातर आपको काउंसलिंग के बाद जब आप इस कॉलेज में एडमिशन लेने जाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपने यहाँ तक हमारी वीडियो को देखा। ऐसी वीडियो आपके लिए कॉलेज के बेसिस पे आती रहेंगी, इन्फॉर्मेशन के लिए आती रहेंगी। तो हमारे चैनल को क्या है आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत खुशी होगी, आप हमें कमेंट कर दीजिए आपको क्या क्या और चाहिए हमसे, क्या क्या इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, कौन सी दिक्कत आ रही है वो भी आप हमें कमेंट कर दीजिए। क्योंकि कमेंट करेंगे तो इससे एक छोटा सा स्वीट सा जो कॉन्वर्सेशन है हमारे बीच में हो जाएगा और हमारी जो कम्युनिटी है हमारी जो पब्लिक है जो हमें देखती है वो इंस्पायर होते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपने यहाँ तक हमारी वीडियो को देखा। वेरी वेरी थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसीलिए।